यथा उक्त भूमिहार ब्राह्मण को किस नाम से जानती है? तो प्रथम बिंदु है कि वो बाभन के नाम से जानती है, और बाभन ब्राह्मण का सामान्य तौर से तो कह सकते हैं कि अपभ्रंश शब्द है। ऐसे ब्राह्मण का वर्चस्व था जो अतुलनीय भूमि संपदा के मालिक थे। और ये कैसे मालिक बने? क्योंकि ब्रह्मदेय भूमि, ब्राह्मण के रूप में दान प्राप्त भूमि, देव संस्थानों को चलाने के लिए देवदेय भूमि, इसके प्रमाण भी आपको बताता हूं। भूमिहारों ने कृषि संपदा का बाहुल्य होने के कारण दान लेना, मृत्यु भोज में जाना, यह कार्य त्याग कर दिया। बल्कि उन्होंने मगध क्षेत्र में कानिकुब्ज ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, सकलद्वीपी ब्राह्मण, इन सभी ब्राह्मणों को प्रतिष्ठापित करने का कार्य किया है। जो मगध के मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है छठ पूजा, बिहार छठ पूजा के लिए जाना जाता है, और देव का सुर मंदिर है। एक सरिया भूमिहार ब्राह्मण, ये बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के पूरे रिकॉर्ड में है। भूमिहार शब्द को विवाद के घेरे में लाने का कार्य षड्यंत्रपूर्ण है। सबसे पहली बार अंग्रेजों ने क्यों लाया, उस तथ्य को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट है सैमुअल चार्टर रिपोर्ट 1784 की। पुष्यमित्र शुंग के सुंगनिया बाभन किस मूल में है? चाणक्य के गौरव क्या है चाणक्य का, इसे हम समझने की चेष्टा करते हैं। कामंदक लिखते हैं गुप्त काल में कि कौटिल्य मगध के अयाचक और अप्रतिग्रही ब्राह्मण थे, और उनकी वंशावली के लोग कौटिल्य गोत्र को धारण करते हैं। अन्य ब्राह्मणों में कौटिल्य गोत्र का गौरव नहीं है। पहली फांसी हुई इस देश में नंद कुमार राय को, और पहला काला पानी सेंट हेलेना में भेजा जा रहा था राजा जगत सिंह का। मुकदमे की सुनवाई में कागज क्या कहता है, ये जानना चाहिए, इस देश को जानना चाहिए, केवल बिहार के आवाम को नहीं, बिहार के नेताओं को नहीं, बिहार के जातिगत मानसिक सोच के नहीं। बिहार का इतिहास बहुत बड़े अर्थ में भूमिहार ब्राह्मण का इतिहास है। भूमिहार ब्राह्मण के पास सबसे ज्यादा मठ था, सबसे ज्यादा मंदिर था। ये बात दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया है, ये बात लाला लाजपत राय ने स्वीकार किया है, और आर्य समाज तो ये मानता था कि यदि भूमिहार ब्राह्मण आर्य समाजी हो जाए तो उत्तर भारत का पूरा सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य बदल जाएगा। बिहार जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की ताकत नहीं होती, पहचान की विरासत भी है, और जहां जाति व्यवस्था जो है केवल सामाजिक ढांचा नहीं है, बल्कि ताकत दिखाने का, राजनीति करने का एक जरिया भी है। इन दिनों बिहार में एक नया विवाद शुरू हुआ है कि भूमिहार को भूमिहार कहा जाए या भूमिहार ब्राह्मण कहा जाए। इस विषय को लेकर के सवर्ण आयोग बटा नजर आया, और अब मामला सीधे नीतीश सरकार के पास पहुंच चुका है। कहाँ क्या राय होनी चाहिए, भूमिहार लिखना चाहिए जाति को, भूमिहार जाति को, या भूमिहार ब्राह्मण, इसी पर खास बात करने के लिए हमारे साथ आनंद वर्धन जी हैं। और आनंद वर्धन जी के पास हम सवालों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले हम आपको बता दें कि आनंद वर्धन जी जो हैं वो म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। तो अपने आप में इतिहास हैं, ये बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और केवल इतिहास नहीं, वर्तमान स्वरूप को भी ये समझते हैं। आनंद वर्धन सर, सबसे पहला सवाल आपका यही है। सबसे पहले तो आपका शो में स्वागत है, और आपसे पहला सवाल यही है कि भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण? देखिए, भूमिहार एक विशेषण है। प्रथमतः तो ये समझना होगा, वह जाति नामाकरण नहीं है और न ही वह वर्ण है। ये प्रचलित संज्ञा जो बनी उसका एक विराट ऐतिहासिक कारण है, ये सामान्य नहीं है। आप देखेंगे कि मगध क्षेत्र में भूमिहार ब्राह्मणों को सभी जाति बाभन संज्ञा से बोलते हैं। भारत की जो लिंगुआ फ्रैंका रही है, जो संपर्क भाषा रही है, हमारे देश में अशोक के स्तंभों पर प्रस्तर उत्कीर्णित लेखों की जो भाषा रही है, वो भाषा प्राकृत रही है, और प्राकृत भाषा में ब्राह्मण को बाभन ही कहा जाता है। अशोक ही नहीं, सातवाहन अभिलेखों में देखिए, वो बाभन शब्द का ही उल्लेख हुआ है। तो मूल जो पक्ष है कि जन सामान्य यथा उक्त भूमिहार ब्राह्मण को किस नाम से जानती है, तो प्रथम बिंदु है कि वो बाभन के नाम से जानती है। और बाभन ब्राह्मण का सामान्य तौर से तो कह सकते हैं कि अपभ्रंश शब्द है, लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में बोलूँगा कि संस्कृत के भी जो पूर्ववर्ती प्रागकृत है, यानी प्राकृत भाषा है, उस भाषा का प्रतिष्ठापित शब्द बाभन है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ
कि भूमिहार शब्द कैसे रूढ़ हुआ, इसको ऐतिहासिक रूप से समझिए। जिन ब्राह्मणों के पूर्वजों को भूमि अग्रहार प्राप्त हुई, और ये भूमि अग्रहार क्या है? वेद, वेदांत, उपनिषद के संस्थाओं को चलाने वाले उन विराट ब्राह्मणों को ये अग्रहार भूमि प्राप्त हुई, जो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन विज्ञान, इसके संवाहक आचार्य थे, आचार्य, पुरोहित और पंडित थे। मगध में केवल मठ नहीं थे, मगध में भूमि अग्रहार थे। अम्बखंड भूमि अग्रहार था, जो आज अपसड़ गांव है नवादा का। आप जहानाबाद की तरफ जाए तो घेजन, जो घृतांजना महाविहार और अग्रहार था, एक साथ स्थापित था। नालंदा में भी अग्रहार थे, और नालंदा से हम लोगों को राजगृह से अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं भूमि अग्रहार के। वहां पर तैतरियावा शाहपुर है, वहां से सूर्य की मूर्ति पर अग्रहार शब्द अंकित हुआ है। तो भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण सामंत, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे मर्मज्ञ विद्वान ने भी संस्थापित किया है। और ये लिखा है कि मगध और कुरुष जनपद में, यानी भोजपुर क्षेत्र में, बनारस तक के क्षेत्र में ऐसे ब्राह्मण का वर्चस्व था जो अतुलनीय भूमि संपदा के मालिक थे। और ये कैसे मालिक बने? क्योंकि ब्रह्मदेव भूमि, ब्राह्मण के रूप में दान प्राप्त भूमि, देव संस्थानों को चलाने के लिए देवदेव भूमि, इसके प्रमाण भी आपको बताता हूं। और अग्रहार भूमि, साथ ही साथ मगध का सूत्र था पौरोहित्यम सेनापतित्वम च, पौरोहित्य भी ब्राह्मण का है और सेनापतित्व भी ब्राह्मण का है, तो उनको सैन्य भूमि भी प्राप्त हुई। इस कारण प्राच्य देश में, प्राच्य भूमि में, प्रयाग से लेकर पाटलिपुत्र देश की भूमि में ऐसे ब्राह्मण की प्राचीन काल में सुप्रतिष्ठा हुई, जो विपुल भूमि संपदा के स्वामी थे और स्वायत्त, वो एक प्रकार से एक जमींदार थे। और इसी जमींदार राजन्यक ब्राह्मण के लिए ही अब भूमि अग्रहार ब्राह्मण से अग्र शब्द का लोप हुआ है, मध्यम पदलोपी समास से, और ये भूमिहार ब्राह्मण संज्ञा बनी है। जी, आपने भूमिहारों का इतिहास बताया, तो जो आप जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो भूमिहार हैं वो आज की तारीख में नहीं हैं। ये मतलब कि सदियों पुरानी कहानी है उनकी, सदियों पुरानी परंपरा से वो निकले हैं, और वो ब्राह्मणों का ही हिस्सा है जिनको भूमि मिल गई। और मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो दो तरह के ब्राह्मण हो गए, एक जो जिनको किताबों में हम लोग पढ़ते आए कि निर्धन ब्राह्मण, और एक ऐसे ब्राह्मण जिनके पास ज़मीन है। निश्चित रूप से ये एक महाभारत में डिस्कोर्स आया है, विमर्श है कि ब्राह्मणों द्विविधा राजन, ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक ब्राह्मण अयाचक, अप्रतिग्रही, आयुधजीवी और राजन्यक श्रेणी का है, वह निवृत्तमान ब्राह्मण है। प्रवृत्तश्च निवृत्तश्च, एक कर्मकांड में प्रवृत्तमान है, दूसरे ने पंचकर्मणा सिद्धांत को अपनाया। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना, दान लेना। इसमें पंचकर्मणा ब्राह्मण वो हुआ जिसे भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। और बलदेव उपाध्याय ने, जो बनारस के लोक विस्तृत महापंडित थे, उन्होंने भी इस तथ्य को काशी की पांडित्य परंपरा में लिखा है। तो भूमिहारों ने कृषि संपदा का बाहुल्य होने के कारण दान लेना, मृत्यु भोज में जाना, यह कार्य त्याग कर दिया, बल्कि उन्होंने मगध क्षेत्र में कानिकुब्ज ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, सकलद्वीपी ब्राह्मण, इन सभी ब्राह्मणों को प्रतिष्ठापित करने का कार्य किया है। आप उदाहरण स्वरूप देखेंगे तो टेकारी के महाराजा ने कानिकुब्ज ब्राह्मणों के कई पीढ़ियों को टेकारी क्षेत्र में, गया क्षेत्र में लाकर बसाया है। इसमें बहेलिया बिघा एक इसका उदाहरण है। सकद्वीपी ब्राह्मणों को विदौलिया गांव में, अर्थात वैद्यालय में, और मघड़ा जैसे गांवों में, यानी मगों के गांव में उनको प्रतिष्ठापित किया है। और भूमिहार ब्राह्मणों ने ही उनको पौरोहित्य दिया है, क्योंकि पौरोहित्य जब जीविकोपार्जन का साधन बन गया तो भूमिहार ब्राह्मण पौरोहित्य के दान पर अवलंबित नहीं हो सकते थे। उनके पास न केवल भूखंड था, उनके पास सेना थी, सैन्य वृत्ति थी, और वो पौरोहित्य कहाँ कहाँ बनाए रखे। मैं 2 बातों को स्पष्ट करता हूँ।
आप चौराउत मठ, जो सबसे बड़ा मठ रहा है, 66,000 एकड़ से 6 लाख एकड़ तक जमीन की उसकी बात की जाती है। मातेपुर मठ रहा है, पतेड़ मठ रहा है, जलगोविंदगंज मठ बाढ़ का रहा है, सूजा मठ बेगूसराय का बहुत फेमस रहा है, जहांगीरपुरी मठ बहुत फेमस, जहांगीर के द्वारा दिया गया दान वाला मठ बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जो मगध के मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है छठ पूजा, बिहार छठ पूजा के लिए जाना जाता है, और देवकासुर मंदिर है। एक सरिया भूमिहार ब्राह्मण, ये बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के पूरे रिकॉर्ड में है, और एरकी गांव है, वहाँ के ब्राह्मण जो थे वही देव के मंदिर के मूल पुजारी और पौरोहित्य थे, देखते थे। काशी में जब काशी विश्वनाथ मंदिर बना तो उसके पहले यजमान जो गिरधारी बने थे, राय टोडरमल के पुत्र थे, जो बनारस के भदैनी के राजा थे, यानी सामंत थे, भूमिहार ब्राह्मण सामंत थे, उनके पुत्र ने वहाँ पर पूरी मंदिर प्रतिष्ठा की है, प्राण प्रतिष्ठा कराई है। और दूसरी बार जब मंदिर बना, जो अहिल्याबाई ने बनवाया, तो तारापुर टीकरी गांव के भूमिहार ब्राह्मण की पाद पूजा की गई है, और वो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो हैं वो प्रथम पुरोहिताचार्य बने हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे, पुरोहित्य उन्होंने अपने अन्य ब्राह्मणों को दिया है, दान स्वरूप दिया है, ग्राम दान दिया है, उनको प्रतिष्ठापित किया है। हथुआ के राजा ने, तमकुही के राजा ने, बेतिया के राजा ने, सुरसंड के राजाओं ने, नरहन के राजाओं ने दूसरे ब्राह्मणों को अपने क्षेत्र में लाकर प्रतिष्ठित कराया है, क्योंकि वो तो राजा थे, वो तो नृपेंद्र कहे जा रहे थे, नृपेंद्र बलवंड सिंह, वो तो ये लिख रहे थे कि सिंह के समान शक्ति वाले हम हैं। वो शाही थे, शाही पदवी अकबर को देनी पड़ रही है, जहांगीर को पदवी देनी पड़ रही है। तो भूमिहार ब्राह्मण की जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा रही है कि शास्त्र के साथ वो शस्त्र बल पर ध्यान देते, और इसी कारण से भूमिहाराः प्रजायन्ते परशुरामस्य प्रभावतः एतस्माद् शाश्वतो धर्मः ब्रह्मवृत्ति प्रतिष्ठापकः। ऐसा लिखा गया कि वो ब्राह्मण की वृत्ति की पुनर्प्रतिष्ठापना करने वाले ब्राह्मण हैं। मतलब आपके मुताबिक मौजूदा दौर में जो विवाद चल रहा है कि भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण, तो आपके मुताबिक वो भूमिहार ब्राह्मण है? निश्चित तौर से भूमिहार ब्राह्मण है। भूमिहार शब्द को विवाद के घेरे में लाने का कार्य षड्यंत्रपूर्ण है। सबसे पहली बार अंग्रेजों ने क्यों लाया, उस तथ्य को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट है सैमुअल चार्टर रिपोर्ट 1784 की। इसमें भूमिहार ब्राह्मणों ने अंग्रेजी सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट ये लिखती है, वहाँ भूमिहार शब्द नहीं है, फतेह बहादुर शाही और उनके सहयोगियों के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये लिखा गया है कि ब्राह्मण होने के कारण फतेह बहादुर शाही और उनके सहयोगियों के प्रति आम जनता की घोर निष्ठा है। ये निष्ठा अटूट है और लोग उनको अपराजेय ब्राह्मण मानते हैं। सैमुअल चार्टर कहता है कि संघर्ष का इतना बड़ा बल खड़ा किया जा चुका है इस समाज के द्वारा कि कंपनी शासन टूटने की स्थिति में दिखाई पड़ती है। अंग्रेजों ने जब कभी ये पाया कि जो आयुधजीवी ब्राह्मण है उसके प्रति उनका एक नकारात्मक भाव था, उन्होंने ये एक नैरेटिव सेट किया है कि दान लेने वाला, याचना करने वाला, भिक्षाटन करने वाला और मृत्यु भोज खाने वाला, मृत्यु की पंक्ति में बैठने वाला पंक्ति पावन है। भारत का जो गौरव है वह गौरव प्रतिष्ठापित ब्राह्मण का हुआ है। और भिद्य सेनानी काश्यपो द्विजः, वह ब्राह्मण जो जब युद्ध भूमि में खड़ा होता है तो शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती है। वह शस्त्र का भी अध्यापक है, वह परशुराम और द्रोण की परंपरा का, यदि मिथ की बात की जाए तो। और यदि इतिहास की बात की जाए तो आप मगध में देखिए इतिहास, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण सेनापति हुए, अग्निमित्र ब्राह्मण सेनापति हुए, वसुमित्र ब्राह्मण सेनापति हुए, देवभूति ब्राह्मण सेनापति हुए, हरिसेन ब्राह्मण सेनापति हुए, वीरसेन ब्राह्मण सेनापति हुए, उसके बाद पृथ्वीसेन ब्राह्मण सेनापति हुए, मातृविष्णु ब्राह्मण सेनापति हुए। तो मगध का जो इतिहास है वही तो पाटलिपुत्र देश का इतिहास है। यह अप्रतिग्रही अयाचक कौत्स गोत्रीय ब्राह्मण मगध का इतिहास का कौन है? पुष्यमित्र शुंग के सुंगनिया बाभन किस मूल में है? चाणक्य के गौरव क्या है चाणक्य का, इसे हम समझने की चेष्टा करते हैं। कामंदक लिखते हैं गुप्त काल में कि कौटिल्य मगध के अयाचक और अप्रतिग्रही ब्राह्मण थे और उनकी वंशावली के लोग कौटिल्य गोत्र को धारण करते हैं। अन्य ब्राह्मणों में कौटिल्य गोत्र का गौरव नहीं है। भूमिहार ब्राह्मणों में ऋषि परंपरा, क्योंकि चाणक्य को ऋषि मान लिया गया।
और ऋषि मानने से चनकिया बाभन पटना के क्षेत्र में आज भी कौटिल्य गोत्र लिखते हैं। तो ये भूमिहार ब्राह्मणों का बड़ा स्वाभिमान था। इंग्लैंड में एक मुकदमा चलता है, उस मुकदमे में कहा जाता है, एडमंड बर्क का, ये बहुत फेमस मुकाबला है, सब लॉ के लोग इसको पढ़ते जानते हैं। कहा गया कि ब्राह्मण को फांसी दी और ब्राह्मण को प्रताड़ित किया वारेन हेस्टिंग्स ने, इसलिए भारत की जनता विरोध हो गई। अब ध्यान दीजिए, एडमंड बर्क बनाम वारेन हेस्टिंग्स मुकदमे में ब्राह्मण कौन है? नाम है चेत सिंह, जाति आज के दृष्टिकोण से भूमिहार ब्राह्मण। नाम है नंद कुमार राय, उस समय के दृष्टिकोण से और आज के दृष्टिकोण से महिहार काश्यप भूमिहार ब्राह्मण। राजा चेत सिंह बनारस के मान्य राजा, वंश भूमिहार ब्राह्मण। तो जिन राजाओं का एडमंड बर्क उल्लेख कर रहा है वो तो भूमिहार ब्राह्मण है जिसको प्रताड़ित करने की बात हो रही है। और इस देश में, इस देश के लिए आत्मत्याग की परंपरा देखिए, पहली फांसी हुई इस देश में नंद कुमार राय को, और पहला काला पानी सेंट हेलेना में भेजा जा रहा था राजा जगत सिंह का। मुकदमे की सुनवाई में कागज क्या कहता है ये जानना चाहिए, इस देश को जानना चाहिए, केवल बिहार के आवाम को नहीं, बिहार के नेताओं को नहीं, बिहार के जातिगत मानसिक सोच के नहीं। बिहार का इतिहास बहुत बड़े अर्थ में भूमिहार ब्राह्मण का इतिहास है, चाहे वो टेकारी राज्य का इतिहास है, वो बेतिया राज्य का इतिहास है, वो नरहन राज्य का इतिहास है, वह उसके पूर्ववर्ती का राज्य है, चकवार वंश के सांभोचक का इतिहास है। ये सभी इतिहास भूमिहार ब्राह्मण से जुड़े हुए हैं। अन्यान्य ब्राह्मण तो मुगलों से उत्पीड़ित होकर या वहां अनुत्पादन की स्थिति रही है, दुर्भिक्ष की स्थिति रही है। हैमिल्टन बुकानन ने 1811-12 में गया और गजेटियर में लिखा है कि मगध में दो तरह के ब्राह्मण हैं, जमींदार ब्राह्मण है, लोगों ने मिलिट्री ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है। कलकत्ता रिव्यू 1830 का पढ़िए, उसमें मिलिट्री ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मगध में और बिहार में ब्राह्मण की एक ऐसी श्रेणी थी जो आयुध जीविता को धर्म मानता था, और भूमिहार पद केवल और केवल विशेषण के अर्थ में प्रयोग हुआ। अंग्रेजों की चाल खराब क्यों हुई और अंग्रेजों का साथ लोगों ने क्यों दिया, ये बताना चाहता हूं। अंग्रेज मिलिट्री ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहता था। कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों को सबसे अधिक क्षति किसने पहुंचाई? पहला विद्रोह फतेह बहादुर शाही, आयुधजीवी भूमिहार ब्राह्मण। उसके पूर्ववर्ती विद्रोह युगल किशोर सिंह, बेतिया का राजा, जाति भूमिहार ब्राह्मण। आगे देखिए, मगध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पंडित पीताम्बर सिंह, टेकारी के महासेनापति, जाति भूमिहार ब्राह्मण। आगे सुनिए, मेजर क्रैफर्ड, अंग्रेजों की पहली भीषण हार हुई मगध की भूमि के ऊपर, नेतृत्वकर्ता कौन था? भूमिहार ब्राह्मण बाबू बेचू सिंह। आप ध्यान रखिए, मेजर लुकास को लाइन बाजार से उखाड़ किसने फेंका? भूमिहार ब्राह्मणों की फौज ने। 8000 भूमिहार ब्राह्मण खड़ा हुआ मेजर लुकास के खिलाफ लड़ने के लिए। जब चेत सिंह का विद्रोह हुआ तो कौन है बाबू रामरुच सिंह, कौन है बाबू राम जियावन सिंह, कौन है बाबू मनियार सिंह? ये बाबू मनियार सिंह, बाबू ननकू सिंह, बाबू राम जियावन सिंह जो ब्रिटिश फौज के पोपहम के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो मैक्रिंडल के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हैने के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये सारे ब्रिटिश कमांडर के विरुद्ध जो भारतीय सेना का और विद्रोही सेना का नेतृत्व कर रहा है, उस मोर्चे पर भूमिहार ब्राह्मण है। जगत सिंह पहले व्यक्ति हुए भारत में, वो भूमिहार ब्राह्मण थे। जब कोर्ट में मुकदमा चला तो कहा गया इसको फांसी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पहली फांसी से विवाद हुआ था। इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण होने के कारण जगत सिंह को फांसी नहीं दी जाएगी, काला पानी दी जाएगी। क्या ये इतिहास का संदर्भ नहीं है? जगतगंज के संस्थापक राजा बाबू जगत सिंह, उन पे किताबें भी आई हैं और उनको श्रेया पाठक की किताब पढ़नी चाहिए। वो बनारस राजवंश के ही थे। अंग्रेजों को निर्णय देना पड़ा कि ब्राह्मण होने के कारण फांसी नहीं दे सकते, लेकिन भवानी शंकर चितईपुर के राजा को फांसी हुई विद्रोह के, उसमें वो भूमिहार ब्राह्मण थे। देश के लिए बलिदान करने की जो परंपरा है, इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हो रही है? युद्ध की परंपरा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध। उसके पूर्व आप इतिहास में देखिए, भूमिहार ब्राह्मणों के शस्त्र के कारण मगध में दाऊद खां तबाह हुआ, जो कन्वर्जन का एक तरीके से आंदोलन लीड कर रहा था। कामदार खां को हमने टाल क्षेत्र में भूमिहार ब्राह्मणों ने उसको खत्म किया, जो भी कन्वर्जन और जमीन कब्जे की राजनीति दिल्ली के मुगलिया सल्तनत के सह पर कर रहा था। तो युद्ध और स्वाभिमान, भूमि और भूमि के साथ जुड़ा हुआ स्वाभिमान
जिस ब्राह्मण का गौरव है वही ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण है। और अंग्रेजों के साथ दलाली करने वाले, अंग्रेजों का साथ देने वाले, जोनाथन डंकन चाहता था कि इंग्लैंड में कुछ प्रपत्र भेजे जाएं और ये लिखा जाए कि ब्राह्मण का काम केवल दान लेना है, तिलक चंदन लगाना है, पुरोहिती करना है, कर्मकांड करना है, मृत्यु भोज खाना है। जो शस्त्र उठाकर युद्ध करता है उसको ब्राह्मण ही नहीं माना जाए, क्योंकि वह तो क्षत्रिय कर्म है। और जो इस कर्म को कर रहा है वह विगलित ब्राह्मण है, विद्रुपित ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण के धर्म से हीन हो गया। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, स्त्री के लिए, सनातन रक्षा के लिए, भारत रक्षा के लिए, हिंदुत्व रक्षा के लिए शस्त्र उठाने वाला ब्राह्मण निम्न कैसे हो सकता है? उस ब्राह्मण को आप बलशाली ब्राह्मण मानेंगे जिसने शस्त्र नहीं उठाया और सारे शोषण को सहा? भूमिहारों का जो शस्त्र संधान का इतिहास है, आयुध जीविता का इतिहास है, वो उनके गौरव का स्वर्णिम पन्ना है। वो शस्त्र की परंपरा और शास्त्र की परंपरा को समान पूर्वक वो उनका निर्वाह करते रहे। सर, इसी में एक सवाल जो आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इतिहास जो भूमिहार ब्राह्मणों का है वो गुप्त काल या उसके भी पहले से चलता आ रहा है? निश्चित रूप से ये इतिहास जो है तब से है। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है कि वैश्वानर अग्नि को लेकर जो है वो विदेह माधव बिहार की धरती पर आए। इसके मामले में सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय और राम प्रसाद चंदा ने भूमिहारों के इतिहास को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा है। सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय पहले भारत के बहुत बड़े संस्कृतविद और विरासत विज्ञानी हुए, जिन्होंने कहा कि कानकुब्जों के इतिहास से बहुत पूर्ववर्ती इतिहास है भूमिहार ब्राह्मणों का। और राम प्रसाद चंदा ने कहा कि इतिहास के दायरे में जो मध्य गंगा घाटी की आर्कियोलॉजी है, पुरातत्व है और इतिहास है, इसमें जो सबसे पुराना आर्य ब्राह्मण समूह है, इन्होंने राम प्रसाद चंदा भारत के बहुत बड़े पुरातत्वविद रहे, तो उन्होंने ये स्थापित किया कि वह शाखा भूमिहार ब्राह्मण की ही शाखा है। इसकी पुरातनता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। आप देखिए, अंग्रेजों ने भी कभी भूमिहार शब्द लिखा क्या? अंग्रेजों ने विवाद पैदा किया। कुछ लोग जोनाथन डंकन के पीछे गए ये कहने के लिए कि हाँ, पुरोहित्य करने वाला, पौरोहित्य करने वाला ही ब्राह्मण है। ऐसी घटना घटी। कुछ वैश्य के लोग भी जोनाथन डंकन और जेम्स प्रिंसेप के साथ थे बनारस में, और वो भूमिहारों के विरुद्ध अपवादिक बात कर रहे थे, अंग्रेजों की आड़ में कर रहे थे, ताकि भूमिहार ब्राह्मण के पास सबसे ज़्यादा मठ था, सबसे ज़्यादा मंदिर था। ये बात दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया है, ये बात लाला लाजपत राय ने स्वीकार किया है। और आर्य समाज तो ये मानता था कि यदि भूमिहार ब्राह्मण आर्य समाजी हो जाए तो उत्तर भारत का पूरा सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य बदल जाएगा। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण जो कर्मकांड बहुधा नहीं कराता है, उसने मूर्ति पूजा और मंदिर की संरक्षण के लिए ताराचंद तर्कवागीस और विशुद्धानंद सरस्वती को बनारस राजा ने दयानंद के साथ शास्त्रार्थ में उतारा, और बनारस राजा ने निर्णायक उसमें पहल की है, ये कहते हुए साकारो विकृति गया तत् सर्व जगत स्थितम पूजा ध्यानादिकम नित्यम साकारस्य विशक्यते। यह करके मंदिर और मूर्ति की जो प्रतिष्ठापना परंपरा है, इसका संरक्षक ही भूमिहार ब्राह्मण रहा है। भूमिहार ब्राह्मण की सहायता ली है दोनों मुद्दों में अहिल्याबाई होलकर ने। बनारस के मुद्दे पे उन्होंने बरिबंड सिंह से बात की है। उनके जो दूत रहे हैं, इनवाइज रहे हैं, उन्होंने हमारे टिकारी महाराजा से बात की है, गया में की है। गया को मुक्त किसने किया? फैजुल्ला खां। इतिहास भूले नहीं और बिहार की आवाम नहीं भूले कि 22,000 फौज को लोदीपुर के मैदान में टिकारी राजा त्रिभुवन सिंह ने हराने के बाद गया और सोनौत परगना को, गया तीर्थ को मुक्त करने का दावा किया था। और मूर्ति बनने के लिए उन्होंने एक आदेश पत्र जारी किया कि यहां मूर्ति बनाई जाएगी और पूजा की जाएगी और सनातन की रक्षा की जाएगी। महाराजा सुंदर सिंह ने पाटलिपुत्र में अलीवर्दी खां को पराजित करने के बाद यह शासनादेश जारी किया कि कोई भी इस्लामिक फोर्स हमारे राज्य के क्षेत्र के अंदर कन्वर्जन नहीं करा सकती है। यह भी ध्यान रखा जाए कि कामदार खां को चुनौती देते हुए राजा सुंदर सिंह ने कहा था कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा जा सकता है, और यदि गया का कोई मंदिर तोड़ा जाएगा तो कामदार खां की सत्ता नस्तनाबूद कर दी जाएगी। यह भी इतिहास में याद रखा जाए कि जब भोई के राजा के परिवार ने इलाहाबाद के सूबेदार को अपनी बेटी बहन देने का फैसला किया
तो काशी के राजा ने अली कुली खां के विरुद्ध संग्राम भदोई और गोपीगंज के मैदान में लड़ी और मुस्लिम फौजों को पराजित किया। और उसके बाद से ये कहा गया कि काशी के राजा ब्राह्मणाधिपति द्विजराज काशी हैं और वो शिव की प्रत्यक्ष छाया हैं। ये गौरव इतिहास में किसी ब्राह्मण को प्राप्त नहीं है कि उसको ब्राह्मणाधिपति द्विजराज कहा जाए और शिव की प्रतिच्छाया कहा जाए। यदि यह गौरव पेशवा को भी नहीं प्राप्त हुआ, पेशवाई भी हमारे ही ब्राह्मण है। लेकिन आप देखिए पेशवा चिति पावन के विरुद्ध क्या विभ्रांत मूलक बात कही गई। कहा गया कि चिति पावन है, चिता की अग्नि से कैवर्त खड़ा हो गया, और वो ब्राह्मण बनने का दावा किया। इतिहास पेशवा का है साहब, और उस इतिहास को आप जब निंदित कर रहे हैं तो ये केवल भूमिहार ब्राह्मण के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं है। दिल्ली देखिए, छतरपुर किसका क्षेत्र है? आजादी के समय भी चौधरी सुदुम्न सिंह त्यागी के पास था। गाजियाबाद गाजीउद्दीन नगर किसके पास था? त्यागियों के पास था। मेरठ की ज्यादातर जमीनें किनके पास थी? त्यागवीर ब्राह्मणों के पास थी। बिजनौर में जहां राजा का ताजपुर उनका केंद्र था, जमीनें उनके पास थी। वो मुगल सत्ता के समक्ष निर्भीक खड़े रहे हैं। तो क्षिति पावन त्यागी भूमिहार ब्राह्मण, नियोगी ब्राह्मण, आयंगर ब्राह्मण, देशस्थ देश स्वामी ब्राह्मण गुजरात का आयुध्यजीवी ब्राह्मण है। मैं षड्यंत्र बताता हूं, इतिहास में नहीं जानते राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य ब्राह्मण थे कि बनिया थे। लेकिन जाति विशारद किताब लिखी गई, एक महामहोपाध्याय मिश्र जी ने लिखी, और उसमें तो ऐसा लग रहा है कि वो हेमचंद्र विक्रमादित्य को गालियां दे रहे हैं, जो दिल्ली की धरती पर एक आयुध्यजीवी भार्गव गोत्रीय और इस देश का महाप्राण, सनातन संस्कृति का महाप्राण जो हिंदुत्व रक्षा के लिए खड़ा हुआ, उसके विरुद्ध भी गालियां लिखी गई। तो आप गालियों की राजनीति पर नहीं जाएं। एक बात और अंतिम बात, जब जाति का निर्धारण होता है तो उसका पहला आधार क्या है? लैंड रिकॉर्ड्स। भूमि पत्रों में क्या लिखा गया है? राजस्व पत्रों में, राजस्व पत्र और भूमि पत्रों में बंगाल का जब तक सर्वे हुआ, अंतिम दशक 19वीं शताब्दी की, तो जाति केवल ब्राह्मण लिखी गई है। फलाना राय जाति ब्राह्मण, फलाना सिंह जाति ब्राह्मण, यही लिखा गया। 1901 में जनसंख्या में पहली बार बाभन शब्द अंकित हुआ। तो क्या अंग्रेजों ने वहां भूमिहार शब्द लिखा या बाभन ऑब्लिक भूमिहार ब्राह्मण लिखा? ब्राह्मण ऑब्लिक भूमिहार ब्राह्मण या भूमिहार ब्राह्मण ब्रैकेट में बाभन 1911 सेंसस रिपोर्ट में भी लिखी गई, 21 में भी लिखी गई, 31 में भी लिखी गई, 61 में भी लिखी गई है। 31 में तो स्थापित किया गया, उन्होंने डिफाइन किया 31 में कि सभी प्रकार के अयाचक, जमींदार, अप्रतिग्रही और राजन्यक ब्राह्मण की संज्ञा भूमिहार ब्राह्मण होगी। ये 1931 में वेल डिफाइंड करके लिखा गया है। अब आइए आप डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पे। पहला प्रमाण राजस्व का प्रमाण, भूमि आलेख का प्रमाण, दूसरा प्रमाण सेंसस रिपोर्ट है, तीसरा प्रमाण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है। आप पूर्णिया का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पढ़िए या पटना जिला का गजेटियर पढ़िए या भागलपुर का पढ़िए, उसमें सामाजिक वर्गों में भूमिहार ब्राह्मण शब्द यूज हुआ है या सिर्फ भूमिहार शब्द यूज हुआ है? वहां भूमिहार ब्राह्मण शब्द यूज हुआ है। तो जब सरकार के रिकॉर्ड में, न्यायालय में, मैंने तो न्यायालय का पूरा रिकॉर्ड देखा है, 1937 में रामी बिघा स्टेट के बारे में निर्णय है, वहां क्या लिखा गया है कोर्ट में? जाति क्या लिखी गई है? जाति भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया है। आप क्रांतिकारियों का इतिहास देखिए और शर्म कीजिए अपने मुंह पर, अपनी जिह्वा पर, जिससे आप प्रलंब प्रलाप करते हैं। बैकुंठ शुक्ल की जाति क्या है? क्या लिखा गया है कोर्ट में? अंग्रेजी कोर्ट में उन्होंने किस जाति के नाम उनको लिखा गया है? योगेंद्र शुक्ला को सेलुलर जेल भेजा गया, उनकी जाति क्या लिखी हुई है वहां? आप क्रांतिकारियों के और वीरों के और बिहार के इतिहास की निर्माता शक्ति के जातीय पहचान का मजाक बनाना बंद करें। बिहार का सारा अभिलेखागार इस बात का प्रमाण है, और इस बात का भी प्रमाण है कि हमने किन किन वर्गों और उपवर्गों को किन किन गांवों में किन किन समय पर बसाने का काम किया है, आजीविका देने का काम किया है। टिकारी राज के भी रिकॉर्ड हैं, बेतिया राज के भी रिकॉर्ड हैं, हथुआ राज के भी रिकॉर्ड हैं, नरहन राज्य के भी रिकॉर्ड हैं। और ये सारे रिकॉर्ड्स एक ही मत प्रतिष्ठापित करते हैं, जिसने वीर भोग्या वसुंधरा के सिद्धांत को अपनाया है, जिसने वयम राष्ट्रीय जागृयामः पुरोहितः के सिद्धांत को अपनाया है, जिसने पौरोहित्यम सेनापतित्वम के सिद्धांत को अपनाया है,
उस ब्राह्मण की यशस्वी गाथा का इतिहास ही बिहार का इतिहास है। डोला प्रथा के खिलाफ भी भूमिहार ब्राह्मण लड़ा और कंपनी सत्ता के विरुद्ध भी पहले भूमिहार ब्राह्मण लड़ा। ऐसा भूमिहार ब्राह्मण एक समय तक प्रणम्य और वंदनीय रहा है और दूसरे ब्राह्मणों का वो आश्रयदाता भाई रहा है। और दरभंगा महाराजा का यश गौरव पढ़ना चाहिए। वो कैसा व्यवहार रखते थे भूमिहार ब्राह्मणों के प्रति। बनेली के महाराजा मैथिल ब्राह्मण थे, उनके वैवाहिक संबंध हैं। नरहन राज्य के साथ दरभंगा राज्य के वैवाहिक संबंध थे। और एक तुलना में बताना चाहता हूँ, ओइनवार शाखा मैथिल ब्राह्मण में भी है, भूमिहार में भी है। जाले शाखा मैथिल ब्राह्मण में भी है, भूमिहार ब्राह्मण में भी है। आप आगे देखिए, दिग्वैत शाखा मैथिल ब्राह्मण में भी है, भूमिहार ब्राह्मण में भी है। सुगरगणे मैथिल ब्राह्मण में भी है, भूमिहार ब्राह्मण में भी है। उनका भी जो आस्पद उपाधि है वो चौधरी, ठाकुर, झा, मिश्र और सिंह मिलता है। अब भूमिहार ब्राह्मण भी उस क्षेत्र के ठाकुर, झा, मिश्र, चौधरी, सिंह इन्हीं आस्पद का प्रयोग करते हैं। तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि मैथिल ब्राह्मण और भूमिहार ब्राह्मण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सभी ब्राह्मणों के साथ भूमिहारों का संबंध जो है, आप 1922 में बनारस में एक सभा होती है और ब्राह्मणों के अधिकार की बात की जाती है। भूमिहार ब्राह्मण भी उसमें सम्मिलित होते हैं। 1924-25 में कृष्णदत्त द्विवेदी, जो कि उस समय कानिकुब्ज ब्राह्मण सभा के संचालक थे, उन्होंने कहा कि समस्त अधिकार जो कानिकुब्ज ब्राह्मणों को हैं, सर्वोपरि ब्राह्मणों के हैं, वही अधिकार भूमिहार ब्राह्मणों के हैं। और एक बात के साथ मैं आपको वार्ता बताना चाहूँगा कि भूमिहार ब्राह्मण का गौरव गायन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नहीं किया है, ये एक विभ्रांति है। उन्होंने सभी ब्राह्मणों का इतिहास लिखा है। भूमिहार ब्राह्मण के असली गौरव गायक कौन हैं, ये जानना चाहिए। छोटेलाल शर्मा श्रोत्रिय हैं, जिन्होंने ब्राह्मण विमर्श नामक पुस्तक लिखी, जाति गंगा नामक पुस्तक लिखी। राजेंद्र लाल मित्र, जो एशियाटिक सोसाइटी के पहले भारतीय प्रेसिडेंट बने, उन्होंने भूमिहार ब्राह्मणों के बारे में सही लिखा। योगेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने लिखा कि बंगाल के कई राजवंश, महिषादल, धौसाबाद, लाल गोला, काकिना जैसे बड़े राज्य, बुलबुल चंडी, वीरभद्रपुर, ये बंगाल में भूमिहार ब्राह्मणों के राज्य थे और इनको देव शर्मणः कहा जाता था। इनका गौरव था कि जब ये पूजा कराते थे तो केवल शर्मण नहीं, ये जो पुरोहिती आंदोलन की बात करने वाले लोग हैं, इनको यह विज्ञात नहीं है कि भूमिहार ब्राह्मण का गौरव था कि वो पूजा के समय देव शर्मणः शब्द का नाद करता था। मैं धरती पर देवता के समान हूं, लोक धामनो देवस्य अजित राज जेता चीता। ये जो गौरव बना, मैं अजेय हूं और धरती पर देवता के समान हूं, ये आभानक प्रतिष्ठापित किसी ने किया तो भूमिहार ब्राह्मण ने किया। सर, सवाल वही है कि जब इतना गौरवशाली इतिहास रहा है तो फिर विवाद क्यों? विवादहीन मानसिकता का है। विवाद इस बात का है, देखिए बता दूं, कार्नवालिस बंदोबस्त के समय 40,000 के करीब बंगाल क्षेत्र में ब्राह्मण जमींदार थे। वो कौन है? जिनको टोडरमल बंदोबस्त में जमींदार बताया जा रहा है ब्राह्मण, 18वीं शताब्दी के जमींदार, एक बहुत बड़ा काम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उसको कोट करना चाहूंगा। तो जमनिया से लेके पूरा गाजीपुर जिला, कोटवा, नारायणपुर से शेरपुर, बीरपुर, ये गंगा के किनारे की सारी जमींदारियां, काशी की सारी जमींदारियां, चितईपुर की जमींदारी, उसके बाद जक्षनी कोट की जमींदारी, गंगापुर थुथुरिया की जमींदारी, ये सारी जमींदारियों का आपको रिकॉर्ड मिलेगा। जैरियट का ट्रांसलेशन पढ़िए अकबर का। बराओं का उत्तर प्रदेश में, जहां से रेवती रमन सिंह जी हैं, सोराव, कोराव, सिकंदरपुर, केवई, आनापुर, चायल, प्रयाग के चतुर्दिक जितने भी महत्वपूर्ण सामंती ठिकाने हैं, वो सामंती ठिकाने किनके हैं? भूमिहार ब्राह्मणों के हैं। और सबको गोविंद चंद्र गढ़वाल के समय जो है भूमिदान मिला है। भूमिहार ब्राह्मण का इतिहास पंडित अमोघ दीक्षित के शस्त्र संधान का इतिहास है। यह त्रिलोचन दीक्षित का इतिहास है, जो गढ़वालों के महासेनापति हुए। याद रखिए कि बलिया क्षेत्र से चामुंडा राय सेनापति प्रथम तराइन युद्ध के पृथ्वीराज चौहान के हुए थे, इस क्षेत्र से गए हुए थे। चोल के सेनापति अनिरुद्ध ब्रह्म कवि राय, वहां भी उनको बाभन कहा गया है।
वो मगध क्षेत्र के राजगृह से गए थे चोल क्षेत्र में। इटिनरेंट ब्राह्मण्स किताब है, जो किताब पढ़ेंगे, अभिलेखों को पढ़ेंगे, तब उनको ज्ञात होगा कि ये मगध का बाभन ही, लोग कहते हैं क्षेत्र के अनुसार नाम है, तो आपका क्षेत्र के अनुसार क्यों नहीं? अरे क्षेत्र के अनुसार हम मागधी ब्राह्मण हैं और हमारा गौरव था क्या, इसको जान लीजिए। सारण्य क्षेत्र में 72% से 75% जमीन भूमिहार ब्राह्मणों की जमींदारी में थी, सारण्य जनपद में। काशी जनपद में, काशी भूमि अग्रहारों में बटी थी, क्योंकि वेदों की भूमि थी काशी, धर्म की भूमि थी। चितईपुर कौन थे? भूमिहार ब्राह्मण। तारापुर टिकरी कौन थे? भूमिहार ब्राह्मण। जखनी कोट कौन थे? भूमिहार ब्राह्मण। आप उधर गंगापुर जाइए, कौन थे? भूमिहार ब्राह्मण। पिंडरा में कौन था? भूमिहार ब्राह्मण। तो बनारस के जितने भूमि अग्रहार हैं, भदेनी में कौन थे? भद्रवेणी, जहां गंगा की कही गई है, वहां भूमिहार ब्राह्मण। तो बनारस की धरती तो भूमिहार ब्राह्मणों से सेवित है। और वहां के राजा, रामनगर के राजा हुए, उनके समक्ष 19 कुलों के ब्राह्मण जो देसी रियासत थे, खड़े होकर उनका जयनाद करते थे। ये भूमिहारों का गौरव है। कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोग, कुछ विद्रुप विगलित मानसिकता के लोग जो निराधार तथ्य कहते रहते हैं, कभी कहते हैं कि कलकत्ता के एक महाविद्यालय में अप्रकाशित पांडुलिपि मिली है। एक भौदिये आजकल बहुत जगह बोलते सुने जा रहे हैं, उसमें एक पटना के पास के राजा का वर्णन है, उसकी जाति भूमिहार लिखी गई है। मुझे मालूम है महोदय कि मुजफ्फरपुर में एक किताब छापी गई थी भूमिहारों से प्रार्थना के साथ, और उसमें लिखा गया था बलवंत भूमिहार। उसको पूरा मैंने पढ़ा है और समझा है। आपके कटाक्ष, आपके आपेक्ष ऐतिहासिक तथ्यों के आगे कहीं नहीं टिकते हैं। ब्राह्मण का गौरव पौरोहित्य मात्र नहीं है, ब्राह्मण का गौरव राजसत्ता भी है, राष्ट्र के लिए किया गया निर्णायक युद्ध भी है। तो आप मानते हैं कि जो मौजूदा दौर में जो विवाद जो अभी जारी है, तो कुछ लोग जानबूझकर के उसको बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वैमनस्य फैले, विचारधारा की टकराव हो, और कहीं ना कहीं जो गौरवशाली इतिहास भूमिहार ब्राह्मणों का रहा है उसको धूमिल किया जाए? आप ये देखिए, धूमिल करने का षड्यंत्र बहुत पहले से है, और भूमिहार ब्राह्मण इस मामले में बहुत लंबी चुप्पी भी साधते रहे। वो आमतौर पे बहुत प्रतिक्रिया नहीं करते, उसे हंसी मजाक का विषय बनाते हैं। पहली बात तो ये है कि जितने महान पंडित हुए इस देश के, मैंने अभी सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय का नाम दिया था, बलदेव उपाध्याय का नाम दिया था, पंडित देवेंद्रनाथ शुक्ल का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे, चित्रधर मिश्र का नाम ले सकते हैं, महापंडित तारनीश झा का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे विद्वान हुए। उन विद्वानों ने कोटि कोटि प्रशंसाएं की हैं भूमिहार ब्राह्मण की। चित्रधर मिश्र ने तो कविता लिखा संस्कृत में, महापंडित सुजान मिश्र ने भूमिहार भूषण भूसुर भूषण काव्य लिखा, बच्चू नारायण शर्मन द्विवेदी ने गोत्राभरण काव्यम पुस्तक में भूमिहारों की प्रशंसा की है, विप्र राजेंद्र दिग्विजय पुस्तक में भूमिहारों की प्रशंसा हुई है, कानिकुब्ज ब्राह्मणों की पुस्तक है बृहद कानिकुब्ज कुल दर्पण, उसमें काश्यप गोत्र प्रकरण में भूमिहारों के त्याग की और अयोध्या के बचाव के लिए किए गए युद्ध का वर्णन हुआ है, बड़े गौरव भाव से हुआ है। तो इसमें एक बात समझ में आती है, दो तरह के लोग हैं, इनको हम लोग ठीक से समझे। कुछ लोग जो ब्राह्मण और भूमिहार के बीच में भेद रखकर जाति की राजनीति करके अपने लाभ की रोटी सेकना चाहते हैं, वो ये विभाजन स्वीकार करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है। दूसरा, भूमिहार की जनसंख्या 2.7% के आसपास, मान लीजिए 65% है, और ब्राह्मण की जनसंख्या जो है वो 3.5% से ऊपर है, 4% के करीब है। यदि ब्राह्मण और भूमिहारों के बीच में पर्याप्त एकता का भाव पैदा होता है बिहार में, तो बिहार जो जातिगत राजनीति और जातिगत घटकों, कास्ट क्लस्टरिंग की राजनीति करता है, उस राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ब्राह्मण और भूमिहार ब्राह्मण यदि एकमत होकर समाज में रहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैथिल ब्राह्मण और भूमिहार ब्राह्मण में आज विवाह नहीं होता है, होता है। यदि ये राजनीतिक रूप से एक समीकरण बना लेते हैं, तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो बिहार की राजनीति पे बहुत बड़ा होगा, और ये दूसरे जातियों के जो अनुबंध हैं उसको बिखेरा जा सकता है। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार दोनों जगह बिल्कुल, दोनों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और संख्या बल में देखें तो 6.5-7% तक वो पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो जो ब्राह्मण और भूमिहार में पृथककरण चाहते हैं, वो वस्तुतः जाति की राजनीति के पक्षधर हैं। इनके बीच एकता का भाव बने,
इस भाव के विरोधी हो जाते हैं। और नाना प्रकार की, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि जो ब्राह्मण भी नहीं है, भूमिहार भी नहीं है, वो दोनों सोशल ग्रुप्स में ऐड होते हैं अपना नाम बदल के, और वहाँ पर ब्राह्मण और भूमिहार के बीच में विवादास्पद चीज़ें पोस्ट करके डालते हैं। इस प्रकार की चलन सोशल मीडिया से कुछ ज़्यादा बढ़ा है। एक तमाम विवादों के बीच में एक पत्रकार के तौर पर जो हम महसूस करते हैं कि जो तथाकथित नेता हैं जो कहते हैं कि हम उस वर्ग से आते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन नेताओं के मुंह पर एकदम से चुप्पी, वो चुप्पी बड़ी कई बार बहुत खलती है। वो आवश्यकता अनुसार करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं, संपूज्य हैं, विजय चौधरी जी, सभी लोग जानते हैं, भारत की राजनीति के लोग जानते हैं। आप उनका विकिपीडिया पर जाति परिचय अपना देखिए, वो लिखते हैं कि मैं ब्रह्मपुरीय ब्राह्मण हूँ। आप कोई भी व्यक्ति खोल कर देख सकता है। उन्होंने विकिपीडिया पर डाला है कि वो ब्रह्मपुरीय ब्राह्मण है, और वो जाति की बिहार की राजनीति में अपनी आइडेंटिटी भूमिहार ब्राह्मण से रखते हैं। अब तीसरा कोना, उनके घरों के वैवाहिक संबंध मैथिल ब्राह्मण में भी हैं। चुप्पी क्यों है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने राजनीतिक उठापटक के क्रम में महर्षि चाणक्य का नाम लिया और कहा मैं चाणक्य का वंशज हूं। मेरा विजय कुमार सिन्हा जी से एक प्रश्न है, वो मेरे अभिभावक हैं, दोनों लोग मेरे अभिभावक हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं उनसे कि महोदय, आपने कहा कि भूमिहार ब्राह्मण एक अवधारणा है, त्याग की, सनातन की रक्षा की, राष्ट्र की रक्षा की। बहुत अच्छा बोध है, ये सत्य है, ये प्रतिष्ठापित सत्य है। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के जेलों में जिस जाति के सबसे अधिक कैदी गए, ये आंकड़ा जानते हैं, 60 से 70% बताया जाता है कि एक जाति की थी। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ने वालों में किसान आंदोलन किसके हाथ में था? भूमिहार थे। जेपी का आंदोलन किसके पास था? महापंडित रामनंदन मिश्र कहे जाते थे, गांधी जी उनको पंडित जी बोलते थे, वो भूमिहार ब्राह्मण थे। पंडित गंगा शरण सिंह कहे जाते थे, पंडित श्याम नंदन मिश्र कहे जाते थे। समाजवाद के आंदोलन को बिहार में भूमिहारों ने ढोड़ा है। किसान आंदोलन को किसने चलाया? भूमिहारों ने चलाया। क्रांतिकारी के आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? किशोरी प्रसन्न सिंह कौन थे? कौन थे? बैकुंठ शुक्ल। तो ये समस्त आंदोलन चलाने वाले भूमिहार ब्राह्मण जेल में और फांसी के सलाखों पर चढ़े, इनका एक अपना गौरव है। इनका नाम ये तब लेते हैं जब इनको राजनीतिक लाभ चाहिए। अब मैंने इसलिए कहा कि वस्तुतः भूमिहार ब्राह्मण है विजय चौधरी, विकिपीडिया पे खुद को ब्रह्मपुरीय ब्राह्मण लिखते हैं, विवाह मैथिल ब्राह्मणों में भी करते हैं। विजय सिन्हा जी आवश्यकता के क्रम में कहते हैं हम चाणक्य के वंशधर हैं। भूमिहार ब्राह्मण एक अवधारणा है राष्ट्र सेवा का। तो जब ये विवाद छुड़ा हुआ है तो ये दोनों महात्मा, भवदीय महात्मा शांत क्यों हैं? महाचंद्र बाबू जिस क्षेत्र से हैं वहाँ तो भूमिहार संज्ञा का प्रयोग ही नहीं होता है, वहाँ तो बाभन कहा जाता है। और बच्चे, छोटे बच्चे से लेके खेल खेल में हमारी दूसरी जाति के भाई भी क्या कहते हैं? बाभन हथी, बाभनी हथीन। कौन है? बाभन है, बभन गाँवा। आप बिहार के बभन गाँवा गाँवों की लिस्ट उठा लीजिए, देवघर के पास बभन गाँवा चले जाइए, क्षिति पावन वंश मूल के भूमिहार ब्राह्मणों का गांव है। उनके गांव का नाम बभन गाँवा कौन है? उनके क्षेत्र को बभनौत कहा जाता है, बाभनों का क्षेत्र कहा जाता है, तो बभन भोज कहा जाता है, लोक प्रचलित शब्दावती है, बाभनी कहा जाता है। आप लोक मान्यता को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, आप शास्त्रीय मान्यता को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे दुखद तो ये है कि जब आपके रिकॉर्ड में भूमिहार ब्राह्मण है, तब ये भूमिहार का बाबेला क्यों मचा रखे हैं? एक आखिरी सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ, चूँकि चर्चा हम लोग कर रहे हैं भूमिहार ब्राह्मणों को लेकर के, उनके सरनेम को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कहीं वो त्यागी हो जाते हैं, कहीं सिन्हा हो जाते हैं, कहीं चौधरी हो जाते हैं, कहीं सिंह हो जाते हैं, कहीं प्रसाद भी होते हैं, कहीं शर्मा भी होते हैं। हाँ, मैं समझ गया। सरनेम का जो है, सरनेम भूमिहारों के भी वही होते हैं, तिवारी, दुबे, त्रिपाठी, पांडे, मिश्र, ये सब भूमिहार होते हैं। भूमिहारों को जो 7 नामाकरण मिले ये प्रशासकीय हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिला भोक्ता, एक भुक्ति, एक राज्य का प्रधान। उसके बाद मिला प्रधान, एक विषय का, एक कमिश्नरी का प्रधान। राय का तात्पर्य होता है जो राजा के समान है। देखिए, मनु राय दीक्षित आपको मिलेगा, मुल्हन राय दीक्षित, फलाना राय तिवारी, है ना, फलाना राय पांडे,
तो ब्राह्मण के सरनेम का टकराव नहीं है राय शब्द से। अब मगध का इतिहास देखिए, पुष्यमित्र शुंग के एक सेनापति थे जिनका नाम जगत सिंह था, वो ब्राह्मण थे, उनकी जाति बताई गई है। तो मगध में एक बहुत बड़े विद्वान हुए संस्कृत के अमर सिंह, वो ब्राह्मण थे, प्राचीन काल में भी सिंह थे। सिंह किसी वर्ग का टाइटल नहीं है, जाति का टाइटल नहीं है। जो सिंह के समान वीरता के धर्म को धारण करता है वो सिंह है। बल्कि भूमिहार ब्राह्मणों के पहले भट्ट और सेन, सेनीय ब्राह्मण और योद्धा ब्राह्मण की टाइटल भी उनके साथ थी। शर्मा सभी ब्राह्मणों की टाइटल है। शाही मुगल काल में सबसे पहले तमकुही हथुआ क्षेत्र जो है उसको हुसेपुर राज्य कहते थे, उनको खेमकरण बहादुर शाही की उपाधि मिली थी। तो एक मत मैं आपको बताना चाहूंगा, शाही, राय, भोक्ता, प्रधान, ये जो सरनेम है ये भूमिहार ब्राह्मणों को मिले हैं और भूमिहार ब्राह्मणों की नकल में दूसरी जातियों ने लिखा है। इट इज अदर वे राउंड। ये राजकीय पदावली या विरुद्ध जिसको कहते हैं, ये विरुदावली के हिस्सा थे जो इनकी पहचान बने। ये भूमिहार ब्राह्मणों को प्राप्त हुए और सिंह शब्द से सिन्हा हुआ है। कोई सन्हा लिखने वाला सिन्हा लिख ले वो बात अलग है, लेकिन SINHA स्पेलिंग से ये सिन्हा कहा जाने लगा। ये वस्तुतः सिंह है। राय राजत्व का बोधक है। शाही पद मुगल पीरियड में मिला है। तकवुर, ठाकुर मतलब प्रधान, वो भी राजस्व का अधिकारी है। चौरोधर्निक, चोर को पकड़ के दंडित करने का राइट, इसको भी बहुत जातियों ने प्रयोग किया है। लेकिन दुह साध्य साधनिका चौरोधर्निका, दुह साध्यों का साधन करने वाले और चोरों को पकड़ के दंडित करने वाला, ये गुप्त काल में उपाधि ब्राह्मण को मिली है। तो ये उपाधियां शासन के दृष्टिकोण से, प्रशासन और न्याय की दृष्टि से राजन्यक ब्राह्मण को प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद वर्धन सर, आपने जानकारी दी। खासतौर से कई ऐसे दर्शक हैं और वो दर्शक करोड़ों में हैं जिनको जानकारी नहीं है इतिहास का, खासतौर से गौरवशाली इतिहास जो भूमिहार ब्राह्मणों का रहा है उसको लेकर के। और ये जो कन्फ्यूज़न है मौजूदा दौर में, जो वर्तमान में जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, रिसर्च करने के लिए तो पूरा समय है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो पढ़ाई नहीं करते, वो रिसर्च नहीं कर पाते उस लेवल का जिस लेवल का उनको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञान चक्षु खोलने के लिए और सबको जानकारी देने के लिए। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो भूमिहार वर्सेस भूमिहार ब्राह्मण की जो लड़ाई है बिहार में जो हो रही है, सरकार के पास गेंद पहुंची हुई है, उस पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जाकर के कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।